आखिर इंडिया में मूवीज़ कितना खर्चा कर रही हैं वीएफएक्स पे? आप ये चीज़ सुन के शॉक हो जाओगे कि ये इंडिया में जिस मूवी ने सबसे ज़्यादा वीएफएक्स पे खर्चा करा है ना, वो आदिपुरुष, ब्रह्मास्त्र या बाहुबली नहीं है, ना ही आरआरआर। क्या इंडिया एक ग्लोबल वीएफएक्स लीडर बन सकता है? और अभी इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स भी दिखाने वाला हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं कि अभी इंडिया की वीएफएक्स इंडस्ट्री स्टैंड कहाँ पे करती है और इसमें वर्कफोर्स कितना लगा हुआ है। तो देखो यार, इस आर्टिकल में अच्छे से बता रखा है कि इंडिया के एनिमेशन वीएफएक्स गेमिंग मार्केट जो है, जिसको हम एवीजीसी भी कहते हैं, वो 6.8 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2026 तक और 20 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा। अब इसमें अगर डिटेल में जाए ना, तो करंटली अभी जो इंडियन मार्केट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1.3 बिलियन डॉलर पे स्टैंड करती है वीएफएक्स मार्केट। अब इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस सिर्फ वीएफएक्स पे करेंगे, क्योंकि वीएफएक्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडिया बहुत ही कम समय में लीडर बन सकता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आगे प्रूव भी करूंगा। और अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये सर्टेन नहीं है कि डेफिनेटली लीडर बन ही जाएगा, बट इंडिया पे रियल चांसेस है। तो देखो, इंडिया की जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है ना, वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, वो 39% से इंक्रीज कर रही है। और जो वीएफएक्स मार्केट है वो भी 22% के आसपास से इंक्रीज कर रही है। अभी अगर एग्जैक्ट डेटा बताओ तो अप्रोक्सीमेटली 15% है, बट जो इसके फॉरकास्ट है ना, वो आ रहे हैं कि वो और ज्यादा ग्रो करेगी। ग्लोबल एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 8 से 10% ग्रो कर रही है वीएफएक्स मार्केट, बट सिर्फ इंडिया में ही है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आप ये ग्राफ भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2023 में इंडिया की जो वीएफएक्स मार्केट है वो 1.3 बिलियन डॉलर की थी, बट 2026 में ये प्रोजेक्टेड है कि 2.2 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। और वहीं गेमिंग का देखो तो गेमिंग में सिग्निफिकेंट राइज दिखने को मिलेगा आपको। बट आखिर इसमें काम कितने लोग कर रहे हैं? तो काम देखने के लिए आप ये वाला डेटा देखो, जिसमें बता रखा है कि इंडिया में 2.5 लाख से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स वीएफएक्स में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, अब वीएफएक्स इंडस्ट्री इंडिया में कितनी बड़ी है वो आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि इंडिया में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वीएफएक्स इंडस्ट्री में, और वहीं पे कंपेयर करोगे यूएस और बाकी कंट्रीज से तो बहुत ज़्यादा है। बट बात क्या है कि सैलरीज कितनी मिल रही हैं। अगर मैं आपको सैलरीज का डेटा दिखाऊंगा तो यू गाइज विल बी बिट डिसअपॉइंटेड, बट उसका एक एडवांटेज भी है जो कि बताता हूं आपको मैं। तो देखो यार, ये एक डेटा है जो मैंने निकाल रखा है वो सैलरीज का, कि इंडिया में एवरेज सैलरीज कितनी मिलती है। अगर आप बाकी कंट्रियों का देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि एवरेज सैलरीज जो है ये यूएस में वो 1,10,000 डॉलर के अप्रॉक्स है। अब वो 1 लाख डॉलर से 1,20,000 डॉलर के बीच में रहती है, तो एवरेज लेकर के 1,10,000 डॉलर के बीच में आती है। ठीक है, वहीं यूके में ये 80,000 डॉलर की एवरेज है, और 80,000 डॉलर का मतलब हो गया 70 लाख रुपए से भी ज़्यादा। ठीक है, और कनाडा में यही सैलरी 75,000 70,000 डॉलर के आसपास है। चाइना में अगर देखा जाए तो 30,000 डॉलर के आसपास है। साउथ कोरिया में अगर आप देखो तो 50,000, और इंडिया में अगर आप देखो तो एज यू कैन सी 20,000 डॉलर के आसपास है, जो कि हाइयर एंड पे है। अगर मैं आपको एक्चुअल सैलरी का डेटा दिखाऊं ना कि इंडिया में फ्रेशर्स को कितना मिलता है, तो आपको मैं ये वाला डेटा दिखा दूं जिसमें अच्छे से बता रखा है कि इंडिया में सैलरीज कितनी मिलती है। अगर आप देखोगे तो एंट्री लेवल वाले को इतनी कम सैलरी मिल रही है इंडिया में एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, और मिड लेवल वाले को 5 से 10 लाख और सीनियर लेवल वाले को 12 से 20 लाख। तो जो ग्राफ में डेटा में दिखा रहा था ना, उसमें हायर एंड पे लिखा हुआ है, और सारी कंट्रीज का उसमें हायर एंड पे था। बट तो आप इससे ये समझ सकते हो कि इंडिया में जो हायर एंड पे सैलरी मिल रही है ना, वो ग्लोबल में लोअर एंड भी नहीं है। अब इसका एक एडवांटेज है और बहुत सारे डिसएडवांटेज है, और इसी कम सैलरी के वजह से इंडिया पे एक एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिव है इंडिया। जहां पे बाकी कंट्रीज में वीएफएक्स कराना थोड़ा सा कॉस्टली है, वहीं इंडिया पे ये उतना कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो दुनिया से 30 से 50% चीपर होता है इंडिया में जो काम यूएस और यूरोप में कराया जाए अगर वीएफएक्स में। और स्किल्ड वर्कफोर्स भी है इंडिया के पास, जैसे जैसे इंडिया लैग नहीं करता है किसी भी टैलेंट के मामले में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग भी है। तो जो आउटसोर्सिंग हब के लिए क्वालिटीज़ चाहिए होती है ना इंडिया में, वो सारी क्वालिटीज़ है। इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब है एनिमेशन का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग लगभग ऑलरेडी सही ही है। अगर हम बस आरएनडी की बात करें तो आरएनडी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है वीएफएक्स वगैरह का, क्योंकि इतने सारे इंप्लॉइज ऑलरेडी हैं जो हायर करने वाले हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो वो इंडिया में ही एट द एंड ऑफ द डे आउटसोर्स कर सकता है, अगर एक स्टूडियो से नहीं तो दूसरे स्टूडियो में। और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? अब क्योंकि इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब है, तो इंडिया में आरएनडी में उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता। जैसा आप अगर देखोगे ना, तो इंडिया में आरएनडी बजट ना बहुत कम रहता है। मैं अभी पूरा ओवरऑल बजट बता रहा हूँ, 15 से 20 बिलियन डॉलर का रहता है इंडिया में आरएनडी बजट। इस बार बल्कि बढ़ा भी है। स्टिल 0.64% है जीडीपी का। इंडिया की जीडीपी एक तो वैसे ही छोटी है, 4-5 ट्रिलियन डॉलर की है, 4 ट्रिलियन डॉलर टू बी स्पेसिफिक। और अगर यूएस और चाइना की जीडीपी देखोगे तो ऑलरेडी बड़ी है, उनकी जीडीपी 20-20 ट्रिलियन डॉलर के अप्रॉक्स रहती है, और वो अपनी जीडीपी का 2-2 2.5% खर्चा करते हैं, तो और ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो गया वो। ठीक है, और इंडिया की जीडीपी ऑलरेडी छोटी है, और उसमें भी इंडिया अपनी जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं कर पा रहा है सही से। तो एक कंसर्निंग चीज़ है। और अगर मैं सिर्फ एनिमेशन में बात करूं वीएफएक्स में कि इंडिया आरएनडी में वीएफएक्स स्पेसिफिकली कितना खर्चा करता है,
तो वो डेटा आप इधर देख सकते हो कि 2023 का डेटा है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ा ही होगा ऑफ कोर्स उसके बाद से ये सारी कंट्रीज़ का स्पेंडिंग, बट आप देख सकते हो कि यूएसए सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है आर-एन-डी में, $500 मिलियन से भी ज़्यादा, और अगर आप यूके का देखोगे तो उसका भी ज़्यादा है, $100 मिलियन का। बट ठीक है, इंडिया आई थिंक कैच अप कर सकता है इन सारी कंट्रीज से, क्योंकि इंडिया का भी $50 मिलियन के आसपास आर-एन-डी स्पेंडिंग है इन वीएफएक्स इंडस्ट्री। बट एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स हैं ना वीएफएक्स इंडस्ट्री में, वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले 2021 में $1.2 बिलियन वीएफएक्स में इन्वेस्टमेंट आई थी, 2022 में आप देख सकते हो 1.5 के अप्रॉक्स रही वो, और अभी 2025 में अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया में, और जिसमें से थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने भी रेस करी है। एज यू कैन सी कि मैं शार्क टैंक में गया था तो 50 लाख रुपए मैंने रेस करे थे पीयूष बंसल से। बट हाँ, वो किसी और दिन बात करेंगे, फॉर नाउ फोकस रहता है वीएफएक्स इंडस्ट्री के ऊपर। तो वीएफएक्स इंडस्ट्री इंडिया में $2.8 बिलियन रेस करेगी इस साल, ठीक है? इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, ठीक है? तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेफिनेटली आर-एन-डी में, आईपीज में इन्वेस्ट करा जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया सिर्फ एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब नहीं रहेगा, इंडिया एक आईपी क्रिएशन देश भी रहेगा। जैसे यूएस ने अपनी आईपी क्रिएट करी है, चाहे वो हो गई टॉय स्टोरी, इनसाइड आउट, या और भी बहुत सारी फ्रेंचाइज, वो सारी की सारी आईपीज हैं। इंडिया से भी आईपीज निकलेंगी अगर यही इन्वेस्टमेंट ऐसे बढ़ती रही और इंडिया आर-एन-डी में ज़्यादा पैसा खर्च करता रहा, और आईपीज में इंस्टेड ऑफ जस्ट की सर्विस ऑफर करने में टू द क्लाइंट। आई नो मैं भी अभी वही करता हूँ, बट मेरा डाउन द लाइन प्लान यही है कि मैं इसको स्केल करूँ और अपनी खुद की आईपी फ्रॉम इंडिया लॉन्च करूँ फॉर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर द इंडिया। आखिर इंडिया में मूवीज कितना खर्चा कर रही हैं वीएफएक्स पे, आप ये चीज़ सुन के शॉक हो जाओगे कि ये इंडिया में जिस मूवी ने सबसे ज़्यादा वीएफएक्स पे खर्चा करा है ना, वो आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र या बाहुबली नहीं है, ना ही आरआरआर। आप गेस करके बताओ कि कौन सी मूवी हो सकती है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ठीक है? वो मूवी है कल की। कल की मूवी का आप देख सकते हो प्रोडक्शन कॉस्ट 600 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो इन्होंने सिर्फ वीएफएक्स में लगा दिया है। तो ये किसी भी मूवी में इंडिया से बहुत ज्यादा स्पेंडिंग है, ठीक है? अगर आप ग्राफ देखोगे दुनिया में वो मूवीज जिन्होंने वीएफएक्स में सबसे ज्यादा स्पेंड करा है, तो उसमें से सबसे आगे तो अवतार को होना ही था, सेकंड पे आप देख सकते हो एवेंजर्स एंड गेम है, फिर थर्ड पे कल्कि है। कल्कि ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी और मूवीज़ का डेटा नहीं, बट अभी मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से कंपेयर कर रहा हूँ, तो अभी बस ग्लोबल एक दो मूवी ली है मैंने, बाकी उनका कंपैरिजन इंडियन मूवी से करा है, सो दैट्स वाई, ठीक है? आदि पुरुष में भी बहुत ज़्यादा वीएफएक्स स्पेंड करा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट टर्न आउट गुड। बट ब्रह्मास्त्र की वीएफएक्स वाज गुड, डीनैग ने करी थी, ठीक है? आरआरआर में भी वीएफएक्स वाज गुड, ग्लोबल लेवल की थी, अच्छा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला था। बाहुबली में भी इट वाज गुड। तो लगभग लगभग आप समझ चुके हो कि इंडिया में भी मूवीज के अंदर वीएफएक्स स्पेंडिंग बढ़ रही है, बट ग्लोबल लेवल में आने में उसमें बहुत ज़्यादा भी टाइम है। और एक और चीज़ अगर मैं बताऊं कि इंडिया में जो वर्क फोर्स है ना 2.5 लाख की, उसमें से 10,000 तो सिर्फ और सिर्फ डीनैग के एम्प्लॉयज़ हैं। डीनैग ने बहुत बड़ा बेस बना रखा है इंडिया में, और वो इंडिया से ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है टू द अदर कंट्रीज़। और अभी जो रामायणा मूवी आ रही है ना, जो कि मेरी क्रिएटर से भी उनके बात हुई है, बहुत सारे क्रिएटर से मेरी बात हुई है, बहुत अच्छी शूटिंग हुई है उनकी, और आई एम प्रिटी श्योर कि यार रामायणा की जो वीएफएक्स मैंने अभी तक देखी है ना, आई नो बहुत सारी चीज़ें अभी रिलीज़ नहीं हुई है, बस बिहाइंड द डोर्स ही है, बट मैंने जितना देखा है ना उसका काम बिहाइंड द सीन, इट वाज अमेजिंग, एंड आई एम श्योर यू गाइस गोना लव दैट। बट वो जब रिलीज होगी तब उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ना कि क्या इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है वीएफएक्स में 10% सीएजीआर के साथ, जो कि अभी तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, लगभग 20 से 30% की, बट अगर 10% भी मेंटेन रखता है ना इंडिया आने वाले 10 सालों तक, तो डेफिनेटली इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। क्योंकि इंडिया का बेशक से भी मार्केट शेयर कम है, जैसा आप अभी देख सकते हो, सबसे बड़ा मार्केट शेयर यूएसए का है 55%, देन यूके, कनाडा, चाइना, देन इंडिया। बट इंडिया को ना अपना मार्केट शेयर 15 से 20% करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की सीएजीआर है ना, उस हिसाब से इंडिया आने वाले 5 से 7 सालों में ये नंबर 7.8 से बढ़ा करके ना 15% से 17% तक कर सकता है। ऑफ कोर्स यूएसए को टक्कर देने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारे रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, एंड आई एम हैप्पी कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स भी ला रही है एवीजीसी पॉलिसीज़ के थ्रू। बट हाँ, आई थिंक इंडिया आने वाले 3 से 4 सालों में या 5 सालों में भी 2032 तक ये जो नंबर इंडिया का कंट्रीब्यूशन 7.8% है, उसको बढ़ा करके 15% से 20% भी कर सकता है। और जब ये 15 से 20% करेगा ना कंट्रीब्यूशन, उसमें से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इंडिया की खुद के आईपीज में भी करी जाएगी, नॉट जस्ट सर्विसेज कि हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर दें सर्विसेज, बल्कि इंडिया के आईपीज में भी करी जाएगी। तो आपको कैसी लगी ये डिटेल्ड एनालिसिस, और जितने भी सोर्सेज मैंने यूज़ करे हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग भी जाकर के आर्टिकल रीड कर लेना। मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना।